नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूँ जिसका नाम है काल मृग की पीठ पर। जितेंद्र श्रीवास्तव का यह संग्रह है। उनका जन्म देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। कवि और आलोचक के रूप में उनकी अपनी व्याप्ति है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में वे मानविकी विद्यापीठ में हिंदी के प्रोफेसर हैं। तमाम बड़े पदों पर रह चुके हैं। हिंदी के साथ साथ भोजपुरी में भी लेखन करते रहे हैं। इन दिनों हालचाल, अनभय कथा, असुंदर सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, सूरज को अंगूठा, जितनी हंसी तुम्हारे होठों पर, उजास, कवि ने कहा, बेटियां, रक्त सा लाल एक फूल, स्त्रियां कहीं भी बचा लेती हैं पुरुषों को। इतने कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद, शब्दों में समय, आलोचना का मानुष मर्म, सर्जक का स्वप्न, विचारधारा, नए विमर्श और समकालीन कविता, उपन्यास की परिधि, रचना का जीव द्रव्य, कहानी का क्षितिज, कविता का घनत्व, आस्था और विवेक, ये आलोचना पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनके अलावा प्रेमचंद स्त्री दलित विषयक विचार, प्रेमचंद पर स्वाधीनता आंदोलन की कहानियाँ, प्रेमचंद पर बहुत सारा काम उन्होंने किया है। अंग्रेजी और दूसरी भारतीय भाषाओं में उनकी रचनाओं के अनुवाद भी हुए हैं। ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं, जिनमें कविता के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी शामिल है। काल मृग की पीठ पर कविता संग्रह में किस तरह की कविताएं हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव की जो कविताएं हैं उनका मूल स्वर किस तरह से मनुष्य मन को समझना है, उसके भावों को समझना है, अपने समय पर किस तरह से वे विचार करते हैं और उसे किस तरह से सामने लाते हैं, स्त्रियां किस तरह से उनके यहाँ महत्वपूर्ण रूप से उनकी कविताओं में आती हैं और किस तरह से मनुष्य जीवन की बारीकियों को, उसकी सघन मर्मस्पर्शी संवेदनाओं को, यहाँ तक कि सियासत का जो ताना बाना है उसको भी किस तरह से देखते हैं जितेंद्र श्रीवास्तव अपनी कविताओं में और अपने प्रशंसकों के लिए, पाठकों के लिए सामने रखते हैं। उसकी वानगी आपको काल मृग की पीठ पर संग्रह में शामिल कविताओं से मिल सकता है। 4 कविताएं मैं पढ़ता हूँ हर संग्रह से, ताकि आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार इन दिनों किस तरह की कविताएं लिख रहा है। इस संग्रह से भी मैं वैसी ही कविताएं पढ़ूंगा। पहली कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है देखना चाहता हूँ फिर भी। मृत्यु को तो आना ही होता है पिताजी, आखिर कौन नहीं मरता इस संसार। आप अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो पिता हो और हुई हो जिसकी मृत्यु, लेकिन इस पृथ्वी पर करोड़ों पिताओं की भीड़ में आपका होना आपके इस पुत्र के लिए कितना मानीखेज था, इसे कोई और नहीं समझ सकता आपके इस पुत्र के सिवाय। आज जबकि आप नहीं हैं, सब कुछ पहले जैसा ही है। कोई फर्क नहीं आया है गुर्रा नदी में, सरयू बरहज में वैसे ही बह रही है जैसे बह रही थी आपके अंतिम संस्कार से ठीक पहले। क्षिप्रा जरूर सूख गई है उज्जैन में धीरे धीरे, बेतवा में वेग नहीं रहा पहले जैसा, वह कुछ कुछ मटमैली हो चली है अब। आपका गांव भी खड़ा है अपनी जगह पर, धीरे धीरे अपनों के आंसू सूख चुके हैं, उनका मन व्यस्त हो चला है और बातों में। पर आज आपका यह पुत्र अपनी शाम के इस अकेलेपन में पहली बार पिता होने से ठीक पूर्व उन स्वप्नों में खोना चाहता है जिन्हें संजोया था आपने अपने इस पुत्र के लिए। मैं जानता हूँ ऐसे सपनों में नहीं होती है दुनियादारी,
जो देखे जाते हैं अनजाने अनचिन्हे लोगों के सुख के लिए, पृथ्वी की सुंदरता कुशलता के लिए, नदियों और समुद्रों के बने और बचे रहने के लिए मैं देखना चाहता हूं। फिर भी मेरे शरीर में रक्त की तरह प्रवाहित हो रहे हे मेरे पिता, मैं चाहता हूं आपके ये स्वप्न बिना वस्त्र बदले समा जाएं मेरी पुतलियों। दूसरी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ रहा हूं उसका शीर्षक है कभी किसी क्षण। हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में बैठा वह आदमी पृथ्वी की ओर देखते हुए क्या सोच रहा होगा इस समय। ऊपर से तो पृथ्वी भी दिखाई नहीं देती, ठीक ठीक अपने ही रूप में। क्या वह या कोई भी ऊपर से देख या महसूस सकता है मात्र कुछ हजार का कर्ज न चुका पाने के कारण कोई कूद गया गुर्रा नदी में, या सुन सकता है बेटियों के दुख से पथरा रही पृथ्वी का आर्तनाद। क्या ऊपर से देखने पर कुछ भी ठीक ठीक महसूस होता है नीचे के बारे में? क्या आसमान में उड़ रहा व्यक्ति उड़ते हुए पल भर के लिए भी सोचता होगा सीवर में उतरने वालों के बारे में? ऊपर तो ज्यों ही कम होता है ऑक्सीजन, अपने आप नीचे आ जाता है ऑक्सीजन मास्क और सांसों को मिल जाती है गति। ऑक्सीजन की कमी से शायद ही कोई मरता होगा जहाज में, लेकिन सीवरों में से अक्सर निकलती हैं लाशें, और उनके साथ ही चीथड़ों में लिपटी कई जिंदगियां मरहूम हो जाती हैं चीथड़ों से भी। पर अद्भुत है, बखान से परे यह भूख की विडंबना भी जो उतार देती है सीवर में कुछ नयों को कभी किसी क्षण लाश में बदलने के लिए। जहाज के बिजनेस क्लास में बैठा आदमी और उस जैसे हजारों लाखों और आदमी अलग अलग समयों पर अलग अलग ढंग से कुछ न कुछ सोच रहे हैं, पृथ्वी की ओर ताकते हुए, नदियों को निहारते हुए, समुद्र की रेत पर टहलते हुए, पर्वतों का शिखर देखते हुए, पर सीवर में दम घुटने से मर रहे लोगों और उन्हीं जैसे करोड़ों करोड़ और लोगों के जीवन में विडंबनाएं जस की तस हैं। वे धीरे धीरे छेकती जा रही हैं उम्मीद के हर रंग को। आप समझ सकते हैं कि पहली कविता में पिता, दूसरी कविता में सीवर में उतरने वाला वह आम आदमी जिसकी चिंता शायद हवाई जहाज के बिजनेस क्लास में बैठने वालों को नहीं होती, लेकिन एक कवि को होती है। तीसरी कविता बनारस एक जीवित संस्कृति है, सबसे अलहदा, यह शीर्षक है कविता का जिसको मैं पढ़ रहा हूं। मेरा बनारस वह नहीं है जो बहुत सी कविताओं में है, वह भी नहीं जिसका जिक्र किया करते हैं मित्र बातचीत में, कभी हंसते हुए कभी भावुक होते हुए। तब लगता था जैसे कोई फक्कड़ फकीर है बनारस, जहां रात कभी हो नहीं पाती रात जैसी, और उसकी सुबह का कहना क्या, कवियों के स्वप्न में भी नहीं उससे अधिक चित्त मोहिनी कहीं और की कोई सुबह। मेरी स्मृति में और भी कई बनारस हैं। एक ओर गोस्वामी तुलसीदास का बनारस है, तो दूसरी ओर प्रेमचंद के सेवा सदन का बनारस है, तो उन्हीं के कर्म भूमि और रंग भूमि का भी। बनारस पर कुछ सोचते या लिखते हुए प्रसाद का वैभव भला कैसे भूल सकता हूं मैं, जिसमें उसी तरह घुला है बनारस जैसे दाल में घुलता है नमक। जब स्मृत से होकर पुतलियों में आता है बनारस, मेरी चेतना में उतर आते हैं पंडित राज जगन्नाथ। उनकी कविता के साथ ही उनका प्रेम गंगा की तरह प्रवाहित हो उठता है मेरी धमनियों में। यह कैसे हो कि याद आए बनारस और न याद आए मंदिरों की घंटियां और हर हर महादेव की स्वर लहरियां और भंग की तरंगों में सिद्धावस्था का संधान करते कुछ अवगढ़ और कुछ ज्ञानी, और विकल हो चुकी दुनिया में शांति खोजते फिरंगी युवा, और जीवन की नश्वरता का साक्षात बोध कराती जलते शवों की गंध। बनारस एक असाध्य प्रमेय है, वह जितना अतीत में है उतना ही वर्तमान में, और इन दोनों से
कहीं अधिक भविष्य में। वह एक शहर मात्र नहीं है, दुनिया के बहुत सारे चमकदार शहरों की तरह वह एक जीवित संस्कृति है, सबसे अलहदा। बनारस की स्मृतियों से भरा है, दुनिया भर की महान भाषाओं का साहित्य, लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी है लिखा जाना। बहुत कुछ लिखा जाकर भी हर बार छूट जाता है कुछ न कुछ। पर सच तो यह है कि लिखा जाए तो आखिर कैसे, पर सच तो यह भी है कि लिखा जाए तो आखिर कैसे बनारस को पूरा का पूरा, जबकि है गिरा अनयन और नयन बिन बानी। क्या बात है जितेंद्र जी, बनारस को आपने जीवंत कर दिया। अब मेरा शहर है इसलिए मुझे ये कविता और भी प्रिय रही। चौथी कविता मैं पढ़ रहा हूँ, काया कमनीय हवा की। इसका शीर्षक है, हर दुख बीतता है जैसे बीत जाती है कोई कठिन ऋतु, जैसे एक दिन उतर जाता है ज्वर फिर सामान्य करते हुए देह को। धीरे धीरे चली जाती है देह में भर आई खरखराहट, कहीं उभरती है किसी अदेखे छोर से एक मुस्कुराहट। मध्यम पड़ जाता है दर्द का नगाड़ा, गुनगुना उठता है मन का हारमोनियम, उस अलस भोर में अब तक न गाया गया कोई राग। खिड़की से धीरे धीरे आती है दबे पांव, किसी नवजात के तलुओं सी मुलायम पवित्र और उम्मीदों से भरी फूलों की खुशबू। मैं देख पाता हूँ इस जीवन में पहली बार काया कमनीय हवा की, जैसे प्रिया हो खड़ी मेरे कंधे पर रखे हुए हाथ, जैसे अमृत सा मिला है उसका साथ। जितेंद्र श्रीवास्तव की इस कविता संग्रह काल मृग की पीठ पर को वाणी प्रकाशन समूह ने प्रकाशित किया है। वाणी प्रकाशन से प्रकाशित काल मृग की पीठ पर जितेंद्र श्रीवास्तव की इस कविता संग्रह का मूल्य 225 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 128। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शुक्रवार को मैं कविता संग्रह की जानकारी देता हूं ताकि आपको पता चल सके, अगर आप कविता प्रेमी हैं तो आप जान सकें कि आपका प्रिय रचनाकार अपने संग्रहों में, अपने नए संग्रह में किस तरह की कविताओं के साथ आपके पास उपस्थित होता है। हर दिन मैं किताबों की बात करता हूँ बुक कैफे में, ठीक इसी समय हमारे साथ सुनते रहिए, पुस्तकों के बारे में जानकारी पाते रहिए, पुस्तकें खरीदते रहिए। धन्यवाद।